अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सारा सफदर के फोरम से मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इनफर्टाइल कपल्स की बात करेंगे, यानी ऐसे कपल्स जिनमें बांझपन है, जिनके यहाँ औलाद नहीं है। तो एक शादीशुदा कपल अगर 1 साल तक एक साथ रहता है और उनके यहाँ जो है वो खातून को प्रेगनेंसी नहीं होती, हमल नहीं ठहरता, तो वो फिर डॉक्टर से रब्ता करते हैं और जो फर्स्ट नॉन इन्वेसिव टेस्ट हम फीमेल में प्रेस्क्राइब करते हैं वो अल्ट्रासाउंड पेल्विस है, और मेल्स के अंदर जो फर्स्ट नॉन इन्वेसिव टेस्ट है वो सीमन एनालिसिस है। अब हमारे इलाके में जो है वो अक्सर मेल्स सीमन का टेस्ट कराते हुए हिचकिचा रहे होते हैं, या वो प्राइवेट अपने तौर पर जाके लेबॉर्ट्री से सीमन एनालिसिस का टेस्ट करा लेते हैं और वो डॉक्टर से आके डिस्कस करते हुए वो हिचकिचा रहे होते हैं। तो अक्सर कपल्स का ये सवाल होता है कि डॉक्टर साहिबा आप हमें सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट पढ़ना बताएं, और बहुत सारे फीमेल्स ने और कपल्स ने ये मुझसे रिक्वेस्ट भी की है कि इस पे आप एक वीडियो बनाएं जिससे हम सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट खुद घर बैठे पढ़ सकें। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ हदायत बताऊंगी कि सीमन या स्पर्म का टेस्ट करने से पहले जो है वो मेल्स को क्या एहतियात करनी चाहिए। इसके लिए जो मेल हैं उसको अगर वो कोई ऐसी ड्रग्स या मेडिसिन लंबे अरसे से इस्तेमाल कर रहा है, अब उसमें कोई भी गोली हो सकती है, कोई दर्द की गोली हो सकती है, कोई डिप्रेशन की गोली हो सकती है, या कोई और ऐसी मेडिकल डिजीज़ है जिसकी दवाइयाँ वो बहुत लंबे अरसे से खा रहा है, तो लॉन्ग टर्म अगर वो कोई दवाई ले रहा है तो मेल को चाहिए कि वो 72 घंटे से पहले वो दवाई बंद कर दे और उसके बाद वो सीमन एनालिसिस का टेस्ट कराए। इसी तरह से अगर मेल एडिक्ट है, जैसा कि वो सिगरेट पीता है या नॉन मुस्लिम्स अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी तरह का नशा अगर मेल करता है तो वो भी 72 घंटे पहले उसको लेना बंद कर देना चाहिए ताकि उसके सीमन या स्पर्म की सही रिपोर्ट आ सके। फिर मियाँ बीवी ने आपस में इंटरकोर्स ना किया हुआ हो, कम से कम 72 घंटे का वक्फा ज़रूरी है। 2 से 5 दिन का वक्फा मियाँ बीवी के बीच में होना चाहिए ताकि आपके जो सीमन की रिपोर्ट है वो ठीक आए। फिर सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट अक्सर लोग जो हैं वो कंटेनर ले जाके घर में कलेक्ट कर लेते हैं और फिर वो हॉस्पिटल में या लेबॉर्ट्री पहुंचने में देर हो जाती है। तो बेहतर ये है कि सीमन एनालिसिस जो है वो आप हॉस्पिटल बाउंड्री के अंदर जो है वो कलेक्ट करें और फ़ौरन वो लैब में टेस्ट के लिए भेज दें। और अगर घर में भी आपने सैंपल कलेक्ट किया है तो कोशिश करें कि उसको 1 घंटे के अंदर अंदर आप लैब तक पहुंचा दें। अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि सीमन होता क्या चीज़ है। इसको सेमिनल फ्लूइड कहा जाता है। ये मेल के टेस्टीज इसको प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर पाई जाते हैं, और ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स ये सीमन जो है वो बनता है। इसके अंदर स्पर्म जो है वो वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। इसके अलावा इस फ्लूइड में कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। इस सीमन एनालिसिस के अंदर स्पर्म एक ऐसी चीज़ है जो फीमेल के एग को फर्टिलाइज करती है, जिसकी वजह से औरत को प्रेगनेंसी होती है। और सीमन एनालिसिस का टेस्ट मेल में एडवाइस भी इसीलिए किया जाता है ताकि स्पर्म की हेल्थ को देखा जा सके कि क्या उसका स्पर्म इतना हेल्दी है जिससे उसके फीमेल पार्टनर को प्रेगनेंसी हो सके। तो स्पर्म एनालिसिस की रिपोर्ट अगर आपके सामने आएगी तो आप उसको कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले आप उसका कलर देखेंगे। सीमन का जो नॉर्मल कलर है वो ग्रेश वाइट होता है। फिर आप इसकी पीएच देखेंगे कि इसकी पीएच की नॉर्मल वैल्यूज़ 7.2 से लेके 7.8 के बीच में होंगी। फिर आप इसकी वॉल्यूम यानी क्वांटिटी को देखेंगी, जो कि नॉर्मल रेंज के अंदर 3 से 5 ml होती है। अब इसमें लैब्स तो हैं वो 19-20 डिफ़र कर सकती हैं, लेकिन जो नॉर्मल वॉल्यूम है वो 3 से 5 ml के बीच में होना चाहिए। फिर एक लिक्विफेक्शन टाइम लिखा होता है, अगर आप उसको देखेंगे तो वो 60 मिनट्स तक होना चाहिए, यानी उसके नीचे नीचे लिक्विफेक्शन टाइम होना चाहिए। फिर मॉर्फोलॉजी, शेप या साख्त की बात आ जाती है। तो स्पर्म की जो साख्त है उसका जो है वो ओवल शेप होता है और स्पर्म की एक लंबी सी टेल होती है। तो नॉर्मल जो है वो मॉर्फोलॉजी या शेप का होना भी
ज़रूरी है। इसके बाद हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे कि जो कंसंट्रेशन है और मोटालिटी है, और तीसरी चीज़ मॉर्फोलॉजी या शेप की मैंने अभी आपसे बात की। ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप अपने स्पर्म की या सीमन की रिपोर्ट खुद पढ़ रहे हैं या अपने किसी दोस्त की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, तो आपने इन दो चीज़ों के ऊपर फोकस ज़रूर करना है, जिसमें एक चीज़ कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन जो है वो 15 से लेके 200 मिलियंस पर ml तक होती है, और अक्सर लैब्स में जो है वो लेस देन 39 अगर कंसंट्रेशन हो तो उसको ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है, कि इसमें स्पर्म की क्वांटिटी कम है, कंसंट्रेशन कम है। और नॉर्मली हम कह देते हैं कि जी लेस देन 20 जो है वो स्पर्म की कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए। अगर लेस देन 20 है तो फिर ये ओलिगोस्पर्मिया है। ऐसी फीमेल्स को जो है वो लेस देन 20 कंसंट्रेशन के ऊपर प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। स्पर्म की मिकदार जो है वो सीमन में कम है। ऐसे मेल्स को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। फिर हम मोटालिटी की बात करते हैं। इसमें बाज़ दफ़ा जगह लिखा होता है एक्टिव, इमोटाइल, डेड सेल या स्लो सेल लिखे होते हैं। बाज़ जगह आप पढ़ेंगे कि लिखा होगा एक्सीलेंट मोटाइल, बाज़ दफ़ा जगह लिखा होता है रैपिडली प्रोग्रेसिव। तो एक्सीलेंट मोटाइल या रैपिडली प्रोग्रेसिव, इन दोनों का एक ही मतलब है। इसका मतलब है कि स्पर्म की मोटालिटी इतनी होनी ज़रूरी है कि वो अपना मुकर्ररा हदफ यानी एग तक पहुंच सके। ठीक है, क्योंकि एग ने जब रिलीज़ होना है ओवरी से, वो मूव नहीं कर सकता, उसको अल्लाह ने हरकत का हुक्म नहीं दिया। मेल के स्पर्म को एग तक पहुंचना है, और उसको वहां तक पहुंचने के लिए मोटाइल होना, एक्सीलेंट मोटाइल होना या रैपिडली प्रोग्रेसिव होना ज़रूरी है। तो इसका जो है मोटालिटी या उसकी जो मूवमेंट है वो मोर देन 60 होनी चाहिए। अगर किसी मेल्स के अंदर मोटाइल सेल लेस देन 50 हैं तो ऐसे मेल्स को भी ट्रीटमेंट और इलाज की ज़रूरत है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया, अगर आपके सामने कोई स्पर्म या सीमन की रिपोर्ट आती है या आप ख़ुद किसी प्राइवेट लैब से अपना ये टेस्ट करवाते हैं, तो इस तरीके के साथ आप उसकी एक एक चीज़ देखकर इसको पढ़ सकते हैं और इसको ख़ुद समझ सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से रब्ता भी कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। Thank you so much.